तो नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और शाम के 5 बज चुके हैं। बिल्कुल और अनंत हाजिर बिल्कुल, और श्वेता और अनंत हाजिर है दिन भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर। खास करके आपको बता दें कि ये बुलेटिन हम आपके लिए स्पेशली डिजाइन करते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरें जिसका सीधे आपसे सरोकार है वो खबर हम आप तक पहुंचाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सिलसिले की और सबसे पहले खबर दिखाते हैं दिल्ली से। प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी दिल्ली में झुग्गी बस्ती में रहने वाले कई लोगों को पक्के मकान का तोहफा दिया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें शामिल प्रधानमंत्री ने राजधानी में बनाए गए 3000 से ज्यादा फ्लैट्स का उद्घाटन किया। साथ ही लाभार्थियों को मकानों की चाबी भी सौंपी। आपको बता दें डीडीए की मदद से कालकाजी एक्सटेंशन इलाके में कई जगहों पर यह परियोजना चलाई जा रही है। असल में इस पुनर्वास योजना का मकसद झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को अच्छी सुविधा और बेहतर माहौल प्रदान करना है। तो आपको बता दें कि इस कोशिश की एक जो सबसे बड़ी जो उसका मकसद है वो ये है कि शहरों को झुग्गियों से मुक्त कराया जाए और लोगों को पक्के मकान दिए जाए। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है, कोई पहली योजना नहीं है जिसके तहत लोगों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं। चाहे ग्रामीण इलाके हों चाहे शहरी इलाके हों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को पक्के मकान मुहैया कराने के लिए सब्सिडी तक दी जा रही है। विज्ञान भवन में कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, कोट पैंट टाई वाले भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार के यहां सब हमारे परिवारजन दिख रहे हैं, उनका जो उमंग और उत्साह दिख रहा है वो वाकई विज्ञान भवन को बहुत कम देखने को मिलता है। दिल्ली के सैकड़ों परिवारों के लिए, हजारों गरीब हमारे भाई बहनों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। वर्षों से जो परिवार दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे थे, आज उनके लिए एक प्रकार से जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली के गरीब परिवारों को पक्का घर देने का जो अभियान शुरू हुआ है वो यहां के हजारों गरीब परिवारों के सपने को पूरा करेगा। आज यहां सैकड़ों लाभार्थियों को उनके घर की चाबी मिली है। दिल्ली में झुग्गी में रहने वाले कई परिवारों का अपने घर का सपना जो है वो पूरा हो गया। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें फ्लैट की चाबियां सौंप दी। ये फ्लैट झुग्गी बस्ती योजना के तहत बनाए गए हैं। ऐसे में जिन परिवारों को फ्लैट्स मिले हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और उन्हें धन्यवाद दिया। कालकाजी एक्सटेंशन में ये फ्लैट बनाए जा रहे हैं। इनमें कई फ्लैट्स की चाबी प्रधानमंत्री मोदी लाभार्थियों को दे चुके हैं। मात्र 1.5 लाख रुपए में उन्हें ये मकान दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इन मकानों में रहने वाले लोगों को पार्क और लिफ्ट समेत कई सुविधाएं भी दी गई हैं। 3 जगहों पर ये फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। एक है कालकाजी में, दूसरा बनाया जा रहा है कठपुतली कॉलोनी में और तीसरा बनाया जा रहा है जेलर वाला बाग इलाका है अशोक विहार में, वहां पर। तो अगर इसी जगह की बात की जाए तो आप ये सबसे पहले हम आपको फ्लैट दिखाएंगे, ये किस तरह का फ्लैट है, क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर, फिर परिवार से बात करेंगे। तो 1 BHK के 3024 सिर्फ कालकाजी में फ्लैट्स है, 2800 कठपुतली कॉलोनी में और तकरीबन 1600 जेलर वाला बाग इलाके में ऐसे फ्लैट्स बनाए जाएंगे। यहाँ पर कई सारे ऐसे परिवार हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। तो कालकाजी के इलाके अकेले में 3 कैंप है, जवाहर कैंप, नवजीवन कैंप और तीसरा कैंप है भूमिहीन कैंप। तो यहाँ पर वो भूमिहीन लोग रहते थे जिनके पास खुद के घर नहीं थे, लेकिन आज उनका सपना पूरा होने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा तकरीबन 30 गज का फ्लैट है। ये हॉल था, ये आप देखिए यहाँ पर बाथरूम अलग है, टॉयलेट अलग है, किचन अलग है और एक कमरा अलग है। खास बात यह है कि कई मंजिला इमारतें हैं यहाँ पर और इसीलिए लिफ्ट की पूरी सुविधा की गई है और बेहद ही मामूली से दाम पर इन लोगों को घर दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये वो कमरा है और ये बालकनी है और ये पूरा वो इलाका है जहां पर ये लोग आके रहेंगे। और अब इन लोगों के परिवार वालों से भी बात करेंगे। एक बार इनके परिवार वालों से, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका सपना साकार होने वाला है, जिनको घर मिलने वाला है, उन लोगों से भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे और समझते हैं कि कितना मुश्किल ये इंतजार था और कितना बेसब्री से वो लोग इंतजार कर रहे थे इस घड़ी का।
सर आपका नाम क्या है? सोनू। आपका नाम? सूरजमुखी। तो पहले मैं आपसे बात करता हूँ, कितने समय से घर का इंतजार था दिल्ली में? आप कब से रह रहे हैं? हम सन 80-83 के रह रहे भैया। 83 के रह रहे, 83 मतलब हाँ। 40 साल से। हाँ। तब से घर का इंतजार। साल 42 साल के रहे। 42 साल तब से घर का इंतजार था। तो कछु इंतजार नहीं हो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? कैसा लगा आपको? यहाँ पे आके तो ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा है, एकदम सपना मतलब हाँ पूरा होने और वाला कितना दाम, कितने पैसे आपको देने होंगे इस फ्लैट के? है। 1,51,35 रुपए दिए हमने। महज 1.5 लाख रुपए में आपको ये साउथ दिल्ली में ऐसा घर मिल रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज से छात्रों के लिए नए सत्र की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर कॉलेजों में छात्रों के स्वागत के लिए काफी तैयारियां की गई। नॉर्थ कैंपस के कॉलेजों में गेट को रंग बिरंगे फूलों और गुब्बारों से सजाया गया ताकि वहां आने वाले नए छात्रों का स्वागत एक खास अंदाज में किया जा सके। जितना उत्साह छात्रों में पहली बार कॉलेज ज्वाइन करने को लेकर दिखा, उससे कहीं ज्यादा सीनियर्स उत्साहित नजर आए। स्टूडेंट्स को टीका लगाया गया और उन पर फूलों की बरसात की गई। जी हां, शानदार स्वागत से नए छात्रों ने भी खुशी जाहिर की है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बताया कि इस तरह स्वागत करने से नए छात्रों की हिचक जो है वो दूर होगी, साथ ही नए माहौल में घुलने मिलने में भी उन्हें काफी मदद मिलेगी। हालांकि यहां अनंत कहीं ना कहीं रैगिंग का डर तो होगा ही इनको, जो फ्रेशर्स है। देखिए, रैगिंग को लेकर जो नियम है काफी सख्त हो चुके हैं। गाहे बगाहे कभी कभार रैगिंग के मामले सुनने में आते हैं और जो हमारे संवाददाता की टीम पहुंची थी वहां पर उन्होंने बातचीत भी की थी कॉलेज प्रबंधन से भी और यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी, पुलिस से भी। और ये कहा गया है कि कमेटियां बनती हैं। हर साल जब नया सेशन शुरू होता है डीयू में तो वहां पर कमेटियां बनती है जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं और एक अपनी कॉलेज की पर्सनल कमेटी होती है जो रैगिंग के मामलों पर नजर रखती है। और खासकर फ्रेशर्स को कह दिया जाता है कि अगर आपको कोई भी रैगिंग के नाम पर परेशान करता है उसकी तुरंत शिकायत की जाए और तुरंत उस पर एक्शन किया जाता है। लेकिन कुछ अच्छी रैगिंग भी होती है जो आपको घुलने मिलने में मदद करती है। चाहे आपको गाना गाने के लिए बोल दिया जाए, आपके फेवरेट स्टार्स के बारे में कुछ पूछा जाए, कभी एक्टिंग करने को बोला जाए, सो ये चीजें अच्छी हैं। मेरा जो स्ट्रीम हुआ वो बीए ऑनर्स हिंदी में हुआ है। एडमिशन रामदास कॉलेज में डीयू में। अच्छा लग रहा है आके, तो इतना बड़ा कॉलेज है, मतलब स्कूल के सर यहाँ पर एडमिशन पॉलिटिकल साइंस में हुआ है और अच्छा लग रहा है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ड्रीम एक तो कोर्स था और ऊपर से ड्रीम कॉलेज और मिल रही होगा नॉर्थ कैंपस। तो प्रोफेसर वगैरह भी बहुत मतलब कंफर्टिंग है, कोई ज़्यादा इंटरेक्टिव ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि जैसे फ्रेशर्स के लिए स्ट्रेंज नहीं लगता, थोड़ा कंफर्टेबल फील कराते हैं। वी आर डैम एक्साइटेड फॉर द फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज एंड माई कॉलेज इज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सो एंड माई कोर्स इज बीकॉम ऑनर्स, सो वी आर लाइक एक्सिलरेटेड एक्साइटेड सो मच। चलिए, और अब बात श्री राम की नगरी अयोध्या की, जहां पर 14 कोसी परिक्रमा जारी है। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ यहां नंगे पांव परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ती दिख रही है। जय श्री राम के नारे और लोकगीतों के साथ महिलाओं की टोलियां भी करीब 42 किलोमीटर के आस्था के सफर पर चलती नजर आई। असल में वहां 2 साल बाद ये परिक्रमा हो रही है, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह है। भगवान श्री राम की नगरी में 14 कोसी, 5 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा का खास महत्व है। 14 कोस का मतलब 42 किलोमीटर की परिक्रमा से है। ऐसी मान्यता है कि इसमें हिस्सा लेने से प्राप्त हुआ पुण्य अक्षुण्ण होता है। लिहाजा राम भक्त इस परिक्रमा को पूरी श्रद्धा के साथ पूरा करते हैं। इसके लिए वहां पुलिस और प्रशासन ने भी खास इंतजाम किए हैं। हम रात कल आए थे दोपहर में 2 बजे से निकले थे घर से और फिर वही रात 12 बजे से शुरू की है परिक्रमा और बस अब समाप्ति के दौर पे है। बस आत्मसंतुष्टि होती है। ईश्वर बस वही जो उन्होंने नियम बनाए हैं, प्रथाएं चलाई हैं, तो हम उनको चला रहे हैं आगे। हाँ भैया तो विकलांग है लेकिन हमारी आस्था है, मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। ऐसा करते हैं, करते ही जाएंगे। राम मंदिर पे विश्वास है, राम जी पे विश्वास है। राम की नगरी है अयोध्या और ये हमारी आस्था का विषय है। लोग इसमें हर साल, मैंने देखा है कि मैं तो 11-12 साल से लगातार आ रहा हूँ, हर साल जो है लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अक्षय नवमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा लगाने के लिए मथुरा पहुंचे। परिक्रमा मार्ग पर भक्तों की भारी भीड़ आगे बढ़ती दिखी। इस दौरान वहां के मंदिरों में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। लोगों ने परिक्रमा मार्ग पर मौजूद आंवले के पेड़ों की पूजा की। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए। जगह जगह पर पुलिस वालों को तैनात किया गया ताकि राह पर आगे बढ़ते लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। साथ ही परिक्रमा मार्ग पर लगातार पेट्रोलिंग भी की जा रही है। अक्षय नवमी की परिक्रमा है जिसमें श्रद्धालु भारी संख्या में जनपद मथुरा में पधारे हुए हैं
हमारे द्वारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे ड्यूटियां लगाई गई हैं, ट्रैफिक डाइवर्जेंस किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पेट्रोलिंग भी लगातार की जा रही है सभी उच्चाधिकारियों द्वारा, मेरे द्वारा। ये भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा आए मामा कंस का उद्धार करने के लिए, तो उससे पूर्व में भगवान कृष्ण और बलराम ने, दाऊ दादा ने, दोनों ने मिलकर ब्रजवासियों के साथ में ये अक्षय नवमी की परिक्रमा को लगाया। उसके पश्चात कंस का वध किया है। और कहते हैं आज के दिन जो भी दान पुण्य किया जाता है या कोई भी धार्मिक कार्य किया जाता है उसका कभी क्षय नहीं होता है, वो अक्षय हो जाता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सैफरन फेस्टिवल का आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग की तरफ से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसका मकसद वहां पर्यटन को बढ़ावा देना है ताकि वहां रहने वाले लोगों की आमदनी बढ़ सके। इसके तहत संगीत कार्यक्रम किए गए जिसमें वहां के कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस मौके पर स्कूली बच्चों के लिए पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन भी किया गया जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। कश्मीर घूमने गए सैलानी भी इस सैफरन फेस्टिवल के गवाह बने। तो घाटी में आपको बता दें कि वैसे भी खास करके जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर सैफरन के लिए, खास करके केसर के लिए काफी फेमस है पूरी दुनिया में। और ऐसे में इस फेस्टिवल का आयोजन करके इसे और बढ़ावा देने की कोशिश की गई। आज के दिन में जो यहाँ पर एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है, ये टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से है, सैफरन फेस्टिवल के नाम से। तो जिस तरह बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तुलिप का भी मनाया जाता है और भी बहुत सारे फूल, हमारी ट्रेडिशनल कश्मीर जो हमारी कस्टम है, जो हमारी रिवायत है, एक एक्साइटमेंट होती है लोगों की, जहाँ लोग आते हैं देखने के लिए कि जो फूल आते हैं उनको एक भरपूर अंदाज में लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इसी सिलसिले में आज की ये कड़ी यहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बहुत मुनक्कद किए हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही खुशाइंद बात है। कई सालों से इसकी प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट हर एक इकदाम उठा रही है, खासकर सैफरान के हवाले से, या फेस्टिवल हो या कहीं सैफरान के रिलेटिव प्रोग्राम हो, तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये इसकी प्रमोशन होनी चाहिए, इसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए। और अब खबर झारखंड से। यहां पर आपको बता दें एमबीए गोलगप्पे वाला इन दिनों रांची की सड़कों पर छाया हुआ है। एमबीए पास नितेश कुमार रांची के अशोकनगर इलाके में अपनी दुकान लगाते हैं। उनके स्टॉल की कई खूबियां हैं। वहां लोगों को गोलगप्पे के 4 फ्लेवर टेस्ट करने को मिल सकते हैं और ये सारा काम होता है सेंसर लगी मशीन के जरिए। नितेश ने बताया कि उन्होंने 2015 में एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद कई प्राइवेट कंपनियों में नौकरी की। फिर उन्होंने अपना काम शुरू करने की सोची। इसके बाद अपना स्टार्टअप शुरू किया जिसे वो मिस्टर एंड मिसेस गोलगप्पे के नाम से चला रहे हैं। लोगों को उनके गोलगप्पों का स्वाद और नए तरीके काफी पसंद आ रहे हैं। बेसिकली मैं बोकारो स्टील सिटी से हूँ। मैंने 2015 में अपना एमबीए कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने डिफरेंट कंपनीज में काम किया है एज ए असिस्टेंट मैनेजर और कहीं पे डिप्टी मैनेजर। उसके बाद बहुत सारी कंपनियों में काम करने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे खुद का कुछ करना चाहिए। तो ये मैं स्टॉल, मतलब हम लोगों ने ये स्टॉल खुद से बनाया है। बेसिकली हम लोगों ने इस स्टॉल पे 6 महीने काम किया था। उसके बाद फाइनली ये मशीन तैयार किया। एक्चुअली इस मशीन की खासियत ये है कि जैसा आप देख सकते हैं ये प्रॉपर हाइजीन है। नया टाइप का जो गुपचुप है बहुत बढ़िया है और हाइजीनिक भी है। 2-3 तरह का अपने पास फ्लेवर भी है। मीठा पानी है, हिंग जीरा है, इमली पानी है और कौन सा पानी? झाल पानी है। तो ये बहुत बढ़िया नया कॉन्सेप्ट है रांची के लिए, रांची के लोगों के लिए और टेस्ट भी इनका बहुत बढ़िया है। बेस्ट है, बेस्ट। कौन सा फ्लेवर? उतना टाइम नहीं देना है भैया, पानी दे दो, ये दे दो, अपने जो मर्जी है आप निकालो और पियो और खाओ, मस्त, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान का जैसलमेर शहर अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए दुनिया भर में फेमस है। यही वजह है कि वहां देश विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। दिवाली की छुट्टियां लंबी होने की वजह से इन दिनों वहां पर्यटकों का मेला लगा हुआ है। जिधर नजर दौड़ाओ उधर सैलानी ही नजर आ रहे हैं। वहां की ज्यादातर सड़कें लोगों से भरी हुई हैं जबकि होटल फुल हैं। आपको बता दें कि वहां के सोनार किले की तरफ जाने वाले रास्ते पर जो पैर रखने की तक की एक जगह आपको यहां पर नहीं मिलेगी क्योंकि भीड़ ही इतनी है। वहीं शहर से कुछ किलोमीटर दूर रेत के टीलों पर भी लोगों के रहने के लिए इंतजाम किए गए हैं। वहां कई होटल और रेस्टोरेंट में पर्यटक ठहरे हुए हैं जहां रात के वक्त लोक गीतों की धुन सुनाई देती है। साथ ही पारंपरिक नृत्य भी किया जाता है। कोरोना संकट के बाद भीड़ के बढ़ने से वहां के कारोबारियों के चेहरे खिल रहे हैं। खास करके यहां पर विदेशी सैलानी भी खूब आ रहे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बर्फबारी हुई। वहां नेपाल सीमा के पास धारचूला इलाके में भारी बारिश के साथ बर्फबारी भी हुई। पहाड़ों पर बर्फबारी की सुंदर तस्वीरें सुकून देने वाली है। इससे मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
बर्फबारी के बाद ठंड का असर अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि इन सबके बीच लोग बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। बर्फ का स्पीड तो बहुत है अभी। राजस्थान के जैसलमेर में एक परिवार ने मानवता की अनूठी मिसाल पेश की है। उसने एक हिरण के बच्चे को नया जीवन दिया है। इस परिवार ने बताया कि आवारा कुत्तों ने एक हिरण पर हमला कर दिया था। इस हमले में उस हिरण की मौत हो गई थी। इसके बाद ये परिवार उस मारे गए हिरण के 5 दिन के बच्चे को अपने साथ ले आया, गाय का दूध पिलाया और बच्चे की तरह उसकी परवरिश की। हालांकि परिवार को अक्सर आवारा कुत्तों के हमले का डर सताता रहता है, इसलिए उन्होंने वन विभाग को इस हिरण को सौंप दिया। ये थारा हरिणियों इत केरली गांव में 3-4 महीना पहले ब्योती दो जना छोरियों ने मिलियो तो मैं ले आया, दूध भी पायो करो, सेवा करी। आज थारे बनी बागाल आ गया, अलविदा करनो दे दो। हमारे इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही।